गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इसके पहले तुम लोग को राउलेट एक्ट पढ़ाए थे। आज वाली जो क्लास है, राउलेट एक्ट के बाद जो टॉपिक आता है वो जलियांवाला नरसंहार। कहने का मतलब ये है कि राउलेट एक्ट अगर ना हुआ होता, राउलेट एक्ट ना आया होता तो जलियांवाला होने की कोई उम्मीद नहीं था। क्योंकि राउलेट एक्ट हुआ, पहले पूरा इसकी पृष्ठभूमि इसके पहले पढ़ा दिए थे। जलियांवाला नरसंहार के पहले जो तुम लोग का टॉपिक था वो क्या था? राउलेट एक्ट था। उसमें क्या बताए? 1919 में आता है काला कानून, बिना वकील बिना दलील। उसके दायरे में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे में गिरफ्तार करके कम से कम 2 साल के लिए उसको जेल में डाल सकते हैं। यह प्रावधान कौन लाया था? बताओ, कौन लाया था? राउलेट लाया था ना, सर सिडनी राउलेट। इसी मतलब ये कानून लाया था। ये भारत में आता है, 2 साल भ्रमण करता है। भारत का भ्रमण करने के बाद अपनी जांच में यही भेजता है। बात समझ गए ना? भारत में राष्ट्रवादी ताकतें क्या क्या कहता है ये रिपोर्ट में? भारत में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही हैं, यहां आवश्यकता है कड़े से कड़े कानून बनाने की। और नया कानून क्या बनता है? राउलेट एक्ट। उसमें क्या था? उसमें लगभग 1800 से ज्यादा लोग को गिरफ्तार करते हैं। क्या करते हैं? गिरफ्तार करते हैं। उसमें देखो मेन मतलब इन लोग का क्या था, एक कानून बनाने के पीछे, क्योंकि 1916 में क्या होता है कि 1916 में क्या होता है कि आता है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में कई काम ऐसे होते हैं जो अंग्रेजों को खराब लग गया। उनको लगा कि हम इस समय कमजोर पड़ रहे हैं। सही बात यह है। लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि गरम दल और नरम दल क्या होते हैं? एक होते हैं। बताए थे ना, जब गरम दल नरम दल एक हो जाते हैं, वहीं पे मुस्लिम लीग और क्या पार्टी थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाती है। वहीं पे क्रांतिकारी संगठन बढ़ने लगता है। वहीं पे क्या होने लगता है? क्रांतिकारी संगठन क्या होने लगता है? बताओ, बढ़ने लगता है वहीं पे। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था वो क्या होता है? सफल होता है। ये सब होने के बाद में अंग्रेजों को लगता है कि हमारी ताकत क्या हो रही है? थोड़ा कमजोर हो रही है। तब वहीं पे ब्रिटेन में एक कमेटी बैठती है। पूरा बता चुके हैं राउलेट एक्ट में। केवल इतना जानो राउलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। क्या था ये? बिना वकील बिना दलील बिना अपील। ना आप वकील कर सकते हो, ना दलील कर सकते हो, ना दलील मार सकते हो। और शक के दायरे में गिरफ्तार करके कम से कम 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। वही यही था राउलेट एक्ट। इसमें 18,000 से ज्यादा लोग को गिरफ्तार कर गया। लेकिन बात तब मजे की आती है जब उसमें 2 लोग को गिरफ्तार करते हैं। वो 2 लोग कौन थे? बताओ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। जब इनको गिरफ्तार करते हैं तो मामला ज्यादा तूल पकड़ता है। कहने का मतलब ये था। और लोग गिरफ्तार करते हैं तो उतना मामला तूल नहीं पकड़ा था। तो आज का टॉपिक है जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था। तो इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि कहां से आती है? बताओ। जलियांवाला हत्याकांड होने के पीछे क्या रीजन था? राउलेट एक्ट। क्योंकि राउलेट एक्ट ना आया होता, लोग विरोध ना करते। अगर विरोध ना करते तो एक डॉक्टर सत्यपाल किचलू और ये लोग गिरफ्तार ना होते। लेकिन मेन वजह क्या था कि राउलेट एक्ट। तो राउलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे सब लोग। इसके पहले राउलेट एक्ट आप लोग पढ़ चुके हो। जब राउलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे तो ये विरोध कहां हो रहा था? पंजाब में। कहां हो रहा था? पंजाब में। और पंजाब में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बताओ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। ये लोग पंजाब से कर रहे थे नेतृत्व। क्या केवल राउलेट एक्ट का विरोध केवल पंजाब में हो रहा था? नहीं भाई, पंजाब नहीं हो रहा था। इसका विरोध यहाँ पे संयुक्त प्रांत में स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे बिहार वाले सीजन में। और मद्रास में सी राजगोपालाचारी कर रहे थे। बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। ये अलग अलग स्थानों पर नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन बात है कहां की? जलियांवाला की। तो हम लोग पंजाब का पढ़ेंगे। कहां का पढ़ेंगे? पंजाब का। बॉम्बे से कौन कर रहा था? राउलेट एक्ट का विरोध बॉम्बे से कौन कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक। जहां भी बाल गंगाधर तिलक की बात आएगी तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां हुआ था? मुंबई में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र था उनका। मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र था वो कहां था? महाराष्ट्र हुआ करता था। वहीं पैदा हुए, वहीं उनकी कर्मभूमि थी, वहीं उनका कार्य क्षेत्र था बाल गंगाधर तिलक का। अगर बात आती है मद्रास, जो आज का चेन्नई हुआ करता है, तो चेन्नई में किसका था? मद्रास में सी राजगोपालाचारी वहां का नेतृत्व कर रहे थे। और स्वामी श्रद्धानंद बिहार से कर रहे थे। और पंजाब से कौन कर रहा था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। पूरा समझ में आ रहा है ना? जब ये लोग धरना विरोध कर रहे थे, किसका विरोध कर रहे थे?
रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वहां पे, कहां पे, पंजाब में। और जब पंजाब में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां किसके नेतृत्व में, भगवान अहीर के विरोध, किसे, भगवान अहीर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट को वापस ले जाओ, ये कानून को रद्द करो, ये काला कानून है। बात समझ गए ना, इसको क्या कहा गया था, काला कानून। विरोध हो रहा था कि रॉलेट एक्ट को वापस लो, इस कानून को वापस लो, विरोध हो रहा था। भगवान अहीर उसके मेन थे, वहां ये भी लोग गए थे। पुलिस क्या करती है, लाठीचार्ज कर देती है। कहां पे, पंजाब में। और जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो दोनों लोग को गिरफ्तार करती है। और दो लोग कौन थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इनको दोनों को जब गिरफ्तार कर लेती है तो एक लोग को 9 अप्रैल को गिरफ्तार करते हैं, एक लोग को 10 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि डॉक्टर सैफुद्दीन को कब गिरफ्तार करती है, 9 अप्रैल 1919 और इनको 10 अप्रैल 1919। दो अलग अलग डेटे हैं, दोनों दिन क्या होता है कि इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करके क्या करते हैं, जेल में गिरफ्तार करने के बाद आदमी कहां जाएगा, अगर गिरफ्तार कर लिए जेल में डालेंगे। और जब जेल में डाल देते हैं तो जो भारतीय लोग थे वो क्या हुआ बताओ, हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने का मतलब है कि भारतीय लोग इकट्ठा हुए, उनका टारगेट क्या था, इन दोनों को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को जेल से क्या करना है, निकलवाना है। क्या करना है, निकलवाना है। इनको निकलवाने के लिए बैठक होती है, किसको, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को, इनको जेल से निकलवाने के लिए बैठक होती है। ये बैठक कहां होती है, इस समय पंजाब प्रांत है, पंजाब राष्ट्र जो है, पंजाब राज्य के एक जिला है वहां का अमृतसर, और जिले के एक क्षेत्र पड़ता है वहां पे, उसका नाम क्या था, जलियाबाग। क्या नाम था, जलियाबाग। तो ये बैठक होती है 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का पर्व था। अमृतसर के जलियाबाग में इकट्ठा होते हैं। जमीन किसकी थी पूछेगा तो जट्टू की। जलियाबाग जो था, इसमें बगिया नहीं होता, हम लोग कहते हैं फलाने बगिया है, इनकी बगिया है, नाम होता है बगिया। देखो है कि नहीं बताओ, अभी गांव में जाओ तो जो पेड़ 10-15 पेड़ होगा बागवान, तो कोई ना कोई नाम से होगा, इनकी बगिया, इनकी बगिया है, होता कि नहीं होता बताओ। तो लोग जहां उस बगिया में गए हैं, तो ऐसे जो जमीन थी वो जलियाबाग जो जमीन थी, जलियाबाग किसकी जमीन थी बताओ, जट्टू की। किसकी, जट्टू की जमीन थी। अगर कहीं पूछ लेता है जलियाबाग जमीन किसकी थी, जट्टू की जमीन थी। अमृतसर के जलियाबाग में लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि देखो आज भी रैली वगैरह जनसभा होती है, कहां होती है, बगिया में, मैदान में, यही होती है। कोई बड़ा फील्ड देखेंगे वही तो होगा, कोई पार्क वार्क देखेंगे वही तो होता रैली भैया। तो ये बगिया थी। पहले उतना टेंट वेंट नहीं लगता था, तो बगिया इसलिए चूज करते थे, बगिया में छांव रहता है, क्योंकि तमाम पेड़ रहते हैं, उसमें छांव रहता है, तो बैठने में दिक्कत नहीं होती है। अप्रैल का महीना चल ही रहा है, अब बताने का आवश्यकता ही नहीं कि अब 13 अप्रैल में कौन सा दिन होता है, कितनी बढ़िया धूप लगती है, कितनी बढ़िया गर्मी होती है, बताने का आवश्यकता नहीं है। तो ये डेट ही थी। उसके बाद बगिया में इकट्ठा हुए सब लोग, अमृतसर के जलियाबाग में इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद क्या करेंगे, विरोध करेंगे। कौन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और जब विरोध प्रदर्शन करते हैं तो ये भी नेतृत्व होता है कि विरोध प्रदर्शन हिंसक ना हो, कैसा हो, अहिंसक विरोध प्रदर्शन हो। लेकिन अहिंसक ही चल रहा था। तो इस मंच पे जलियाबाग में सब लोग इकट्ठा हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, जवान, सब गए हुए थे, जलियाबाग में बैठे थे और भाषण चल ही रहा था। उसी में एक चापलूस आदमी था, उसका नाम क्या था, हंसराज। सबसे पहले चढ़ता है मंच पे और सबसे पहले भाषण दे के उतरता है। दूसरे नेता लोग भाषण दे ही रहे थे, वो अंदर की गली से निकलता है और जाके पहुंचता है कहां पे, डायर के पास। और डायर से क्या कहता है कि डायर, जनरल वो डायर के मिलता है, वो कहता है कि आप खिलाफ वहां साजिश चल रही है, आप खिलाफ वहां रैली हो रही है, आप खिलाफ वहां जनसभा हो रही है, आपका विरोध हो रहा है, और जो रौलत कह रहे हैं वापिस करो, वापिस करो। उसके बाद पीठ, जो डायर था हंसराज की पीठ ठुकराता, तुम बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा काम किए, भारत में चापलूस की कमी है नहीं, है कमी, आज कमी है। बताओ तुम इंडियन, तुम भी वहां भाषण दिए, सब कुछ किए, तुम भी शामिल हो। वहां से उतरने के बाद गली से निकल गया, डायर के ऑफिस पहुंचता है, वहां डायर से कहता है कि आप खिलाफ वहां जनसभा हो रही है, आपका विरोध हो रहा है, आप खिलाफ बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं, आप खिलाफ रौलत एक्ट जो आप पास किए कह रहे हैं उसको वापिस लो। उसके बाद फिर डायर कहता है फाट, ये क्या हो रहा है, बताता है कि हम तो लगाए हैं मार्शल लॉ। क्या लगाए हुए हैं, मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ में इतनी हिम्मत हो गई
कि इतने लोग मार्शल लगा हुआ है, इतनी हिम्मत हो गई कि वहां जलिया बाग में इकट्ठा हो गए, इतनी हिम्मत इंडियन के पास, इतनी भारतीय के पास। उसके बाद क्या करता है, विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था। किसका विरोध प्रदर्शन बताओ? जो गिरफ्तार किए थे डॉक्टर किचलू सतपाल मलिक को। हंसराज क्या करता है, गुप्त सूचना लीक करता है। क्या करता है? ऊधम सिंह इनको भी मार देता है, हंसराज को। सबसे बड़ा अपराधी कौन है हमारी नजर से? सबसे बड़ा अपराधी कौन है बताओ? हंसराज ही है। डायर तो बाद में अपराधी हो गया। ये लीक न किया होता तो बताओ कौन करता? अगर कोई चापलूसी कर रहा है तो जिससे किया, जो आदेश दिया वो कम बड़ा अपराधी, और जो चापलूसी किया वो ज्यादा बड़ा अपराधी। बताओ है कि नहीं? ऊधम सिंह पहले इनको ठोका था, वही कोनम ठेल दिया था बदिया में। पिक्चर देखो ऊधम सिंह, दिखने देखे तुम लोग? मूवी आई है ऊधम सिंह, देख लीजिए। उसमें पूरा जलिया बाग का पूरा जिक्र है, बिना पढ़े याद हो जाएगा पूरा। 2-2.5 घंटे पिक्चर है, पिक्चर देख लो, पूरा जलिया बाग छप जाएगा दिमाग में कि स्टेप बाय स्टेप वहां गोली चलाते चलाते सब पूरा भाषण देते हुए सब पूरा दिखाया गया है। जाइए देख लीजिए आप लोग पिक्चर। ऊधम सिंह यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ऊधम सिंह अभी 2 साल पहले आई थी मूवी ऊधम सिंह। तो होता क्या है, ये विरोध प्रदर्शन कैसा हो? अहिंसक। क्या हो? अहिंसक। हंसराज गुप्त सूचना लीक करता है। क्या करता है? लीक करता है। और जब लीक करता है तो डायर के पास जाता है, उनको पूरी गाथा बताता है जलिया बाग के बारे में कि आपके खिलाफ वहां लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उस समय 13 अप्रैल के एक दिन पहले 12 अप्रैल को रात ही में 13 अप्रैल को एक नियम लगा हुआ था, मार्शल लॉ। क्या लगा हुआ था? मार्शल लॉ। आज के जमाने में, आज के युग में अगर कहा जाए मार्शल लॉ क्या है, तो मार्शल लॉ का मतलब है धारा 144। क्या है? एक सैन्य कानून था। अगर कोई पूछता है कि मार्शल लॉ क्या है, आप इतिहास पढ़ते हो मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ है क्या, तो आप लोग जवाब क्या दोगे बताओ? मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ एक सैन्य कानून है। इसके तहत क्या होता है कि 4-5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखो चुनाव का समय है, धारा 144 लगी हुई है। 4-5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हो। अगर होते हो तो पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो उसी के एक दिन पहले लगा हुआ था, 12 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ क्या है? सैन्य कानून है। आज के जमाने में उसे बोलते धारा 144 लगी हुई थी। इसमें क्या प्रावधान है? 4-5 लोग, 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और रैली में कितना हजारों संख्या में इकट्ठा हुए थे। तो बताओ उल्लंघन हुआ था नहीं हुआ था इनके मुताबिक? लेकिन ये जनता को नहीं पता था मार्शल लॉ लगा हुआ। ऐसा कहते हैं कि लोग को नहीं पता था उस समय मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्योंकि रात में ही 2-4 पोस्टर छपवा के जो सरकारी दफ्तर थे वहीं गेट पे चिपकवा देता है डायर की मार्शल लॉ लगा हुआ है। लोग जान नहीं पाते कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। अगर लोग को पता होता कि मार्शल लॉ लगा हो तो वहां इकट्ठा ना होते। ये जानकारी जनता को नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां इकट्ठा हुए तो उसी समय गवर्नर था, बताया उसका नाम क्या है? डायर, जिसको आदेश देता है। सैन्य लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? डायर है। और जब डायर को हंसराज बताता है तो हंसराज क्या करता है, वो डायर क्या करता है बताओ? आदेश देता है। किसका? जाओ भून दो। तुरंत आदेश दिया, जाओ भून दो। इतनी हिम्मत हो गई कि हम मार्शल लॉ लगाए हो, वहां इकट्ठा है लोग, हमारे खिलाफ धरना कर रहे हैं, भून दो गोली से। आदेश दे दिया। उसके बाद जो नरसंहार होता है बताने लायक नहीं है। उस समय क्या बताया, पढ़ा रहे, बताना पड़ रहा है। गोली चलाने का आदेश देता है। उसके बाद गोली चलाने के जब आदेश देता है, जलिया बाग में ऐसे लोग इकट्ठा थे, मैदान था पूरा, बीच में एक कुआं है और कुएं में यहाँ गेट बना हुआ था। गेट से सब लोग एंट्री मार के यहाँ भाषण चल ही रहा था। यहाँ मंच सजा हुआ था, पूरा जनता बैठी हुई थी। उसके बाद भाषण चल ही रहा था। सारे सैनिक आते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस तरह घेर लेते हैं, भागने का ऑप्शन नहीं छोड़ते। एक लोग खड़े होकर बंदूक तानते, एक लोग गाड़ तोड़ के, भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा कहते हैं गोली तब तक चली थी जब तक गोली चुक नहीं गई सबकी सेना की, पुलिस वालों की। इतनी राउंड गोली चल गई थी, जब तक गोली पूरी समाप्त नहीं होती तब तक गोली चली थी वहां पे जलिया बाग में। उसके बाद धड़ 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 इतनी गोली चली, इतनी फायर हुआ यहाँ पे, लोग भाग नहीं पाए। अपनी जान बचाने के लिए लोग इस कुएं में कूदने लगे। ऐसा माना जाता है कि कुआं फट गया था, और जब कुआं फट गया तो लोग सनपात कुएं में मर गए, ऊपर से आके बाद में चला दिया धड़ाके से। इतना खराब मतलब नरसंहार किए थे, पूरा दर्दनाक घटना थी। उस समय भारत पूरा थर्रा गया था उस दिन पूरा, कि इंडिया में इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा लोग भागने का ऑप्शन नहीं छुए। उसी में एक बालक बचता है, उस बालक का नाम क्या था? ऊधम सिंह। जो पूरी घटना को 13 साल का, ये उसमें ऊधम सिंह कितने साल का था? 13 साल का। जब ऊधम सिंह यहाँ बचता है बालक, किसी तरह वहां लेट उठ के गोली नहीं लगती, वो बच जाता, किसी के साथ गया था वहां धरना में। 13 साल का बालक ऊधम सिंह उसी पूरी घटना को आंखों देखा हाल देखता है। ऊधम सिंह जब बच जाता है, ऊधम सिंह एक छोटा सा बच्चा अपने दिल में ठान लेता है कि हम ऊधम सिंह डायर को छोड़ेगा नहीं, डायर को छोड़ेगा नहीं। घटना होती है 1919 में, पूरी घटना हो जाती है।
यहीं पे एक बच्चा बचता है ऊधम सिंह ठान लेता है कि हम डायर को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद इसमें कितने लोग मारे गए? 379 लोग मारे गए। सरकारी डाटा था अंग्रेजों का, लेकिन रियलिटी में कांग्रेस का जो डाटा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी की जांच के लिए कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी बनी थी। हंटर कमेटी जो थी वो सरकार की कमेटी थी, और इसी में महात्मा गांधी एक कमेटी बनाए थे कांग्रेस वाले, तहकीकात कमेटी। क्या बनाए थे? तहकीकात कमेटी बनाए थे। दोनों की तरफ से क्या हुई? जांच हुई। तहकीकात कमेटी, दो कमेटी बनती है। हंटर कमीशन के अनुसार इतने लोग मारे गए, और तहकीकात कमेटी के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद टॉपिक आता है, उसको बताते हैं, पुलिस को बता दें कि 379 लोग मारे गए, 1200 प्लस लोग घायल हुए। ऊधम सिंह बच्चा जो बच जाता है, वहां छोटा सा बच्चा, वो बच्चा छोटा था, उस समय उतना ताकत उसके पास नहीं थी, लेकिन हौसला उसका बुलंद था। होता क्या है, कुछ दिनों कारपेंटर काम करता, बढ़ई काम करता है। जब ये दायर आदेश देता है, गोली भून देता है, तो अंग्रेज लोग यहां से उसको, जब विरोध होता है तो उसके पद से उसका क्या होता है? इस्तीफा देता है। इस्तीफा देने के बाद सब लोग, अंग्रेज लोग समझाते, तुम यहां से निकल जाओ। कहां? अपने देश लंदन भाग जाओ, ब्रिटेन, इंग्लैंड भाग जाओ, वहीं सुरक्षा रहोगे, नहीं तुम्हारा इतना विरोध है ना, तुम मार डालेंगे यहीं पे। तो उसके बाद क्या होता है? डायर यहां से, भारत से कहां भाग लेता है बताओ? लंदन, इंग्लैंड भाग लिया। और इंग्लैंड भाग लिया, उसको वहां इनाम दिया गया था। बात समझ गए ना? उसको वहां इनाम दिया गया, तुम अच्छा काम करके आओ, भारत में लोग को मरवा के आए हो, तुमको कई अवार्ड दिया गया, पता ना कितना पाउंड रुपया दिया गया उसको। इससे सब लोग और थर्रा गए। बताओ, एक गलत काम भी किया, उसको इनाम मिल रहा है वहां पे जाके। इंग्लैंड में ऊधम सिंह को पुरस्कार सम्मानित किया जा रहा है वहां पे। उसके बाद होता क्या है? ऊधम सिंह छोटा सा बच्चा, वो करता क्या है? वो ठान लेता है, कारपेंटर का काम करता है, बढ़ईगिरी काम करते करते पैसा इकट्ठा करता है। फिर वीजा, पासपोर्ट, जो भी सिस्टम होता था विदेश जाने के लिए, सब कुछ इकट्ठा करता है। उसके बाद कहां पहुंचता है बताओ? लंदन। और लंदन पहुंचने के बाद, जब वहां पहुंचता लंदन, जहां पता लगता है कि ऊधम डायर रहता कहां है, जानकारी मिलती है डायर इसी मोहल्ले में रहता है। उस मोहल्ले में पहुंचता है, वहां कमरा लेता है, फिर पिस्तौल खरीदने के लिए फिर बढ़ईगिरी काम करता है। बढ़ईगिरी काम करने के बाद फिर पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद फिर पिस्तौल खरीदते हैं। कौन? ऊधम सिंह। एक दिन भनक लगती है कि डायर कहीं जनसभा थी उसकी, वहीं पे कहीं बढ़िया गेस्ट हाउस में बढ़िया कहीं उसकी मीटिंग थी। किसकी? इतना बड़ा नेता था, तो वहां जाने के बाद क्या उसकी नेताई छोटी की? वहां भी नेताई कर रहा था अपना। कहीं जनसभा थी, उनको सूचना मिलती है ऊधम सिंह को, आज यहाँ पे डायर आएगा, अपना भाषण देगा। तो ये भी एकदम कहे मौका मिला, चौका मार दो, छक्का मार दो, पूरा मुस्तैद पिस्टल में गोली भर के पूरा पता ना कैसे गेट से एंट्री मार गए। और पता ना कैसे इतनी चेकिंग होती थी उस समय, 3 एंट्री मार गए थे। ऐसा लोग बताते, किताब में शायद कोई किताब लिए थी, किताब में पिस्तौल रख के इसे छुपा इसे लिए थे, किताब नहीं चेक किया, उसकी बॉडी वॉडी पूरा चेक कर लिए, कुछ लिए नहीं लिए। आज भी कहीं जाओ देखो, बड़े बड़े नेता खाने चेक होता है, चेक कर लिए अपना। वो अंदर किताब में शायद पिस्तौल लिया था, उसको लगा लिया, इसलिए था, उसको नहीं चेक किया, अंदर बैठा था। ऊधम सिंह आता है, सबसे आगे बैठा थे ऊधम सिंह। और जैसे जनरल डायर आता है, आगे मंच पे खड़ा होता है, आते हैं, छा गोली मारता है, छा साथ गोली से भून देता है उनको। किसको? डायर को। और गोली से भूनने के बाद क्या होता है? डायर वहीं फटाक से क्या होता है? गिर जाता है, और डायर की क्या होती है? वहीं पे मृत्यु जाती है। फिर ऊधम सिंह भागता नहीं है, उसके बाद जितने सुरक्षा कर्मी वहां पे थे सब भागे। ऊधम सिंह को छूने के लिए डर रहे थे, इतना खतरनाक आदमी। ऊधम सिंह कहें घबराओ मत, अपनी पिस्तौल ऐसे रख देते हैं, कहते लो हथकड़ी लगाओ। हथकड़ी लगाने के लिए लोग डर रहे थे, पुलिस वहां लगी थी, वहां जो बॉडीगार्ड थे, हर कौन है हथकड़ी लगा। अरे कहें डरो मत, हमारा काम क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था? डायर को मारना। हमारा टारगेट आज पूरा होता है, हमने डायर को मार दिया, लो हमको गिरफ्तार कर लो, जो तुम्हारे यहाँ की सजा है, प्रावधान है, उसके तहत हमको सजा दीजिए। भागा नहीं चाहते, भाग लेते वहां से, पिस्तौल तो हाथ में थी ही, और सब लोग डर के मारे भाग ही रहे थे। 2-4 महीने भागते ही, इंग्लैंड से ना भाग पाते इंडिया, लेकिन 2-4 महीने तो भाग भुग कर छिप ही लेते। लेकिन क्या हुआ? तुरंत कहता है सरेंडर करते हैं, कहते पकड़ो लोग, आओ लगाओ हथकड़ी। उसके बाद हथकड़ी लगाते हैं। वो दिन कौन सा था बताओ? 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर माइकल डायर की हत्या कर देता। कौन? ऊधम सिंह। बताओ कितने साल बाद बदला लिए? 21 साल बाद बदला लिए थे। तब तक डायर क्या हो गया था? बुढ़ा हो गया था। डायर क्या हो गया था? बुढ़ा हो। 21 साल बाद बदला लेते हैं ऊधम सिंह। बताओ, इतनी बड़ी तपस्या, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी भारत में अब कोई है? 2 महीना बाद भुला जाते हैं, चला कमाई खाई, का मतलब है पवाने में फंसे। तो ये ऐसे भारत में क्रांतिकारी जिद थी इनकी, जिद कि डायर को मारेंगे नहीं, क्योंकि ये घटना पूरा देखा था, वो घटना इसके दिमाग में पूरा बार बार गूंजता था। हम कितनी किल हो गए थे, हम ऊधम सिंह डायर को छोड़ेंगे नहीं।
और उसके बाद कुछ दिन बाद मार्च में डायर को मारते हैं और 31 जुलाई 1940 को क्या होती है, किसको, ऊधम सिंह को फांसी हो जाती है। फांसी होने के बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए कुछ और काम है इसमें, लिख लीजिए, इसको मिटा दें। बताओ जलिया बाग समझ में आया कि नहीं, बोलिए, रोली आया, एक स्टेप आ गया अच्छे से, सभी लोग बताओ आया समझ में ना। अगर 20 से क्वेश्चन पूछें तो आप लोग बता दोगे। चलो बताओ, ऊधम सिंह को फांसी कब हुई थी और डायर को कब मारते हैं, और जलिया बाग हत्याकांड कब होता है। जलिया बाग हत्याकांड, जलिया बाग में लोग इकट्ठा क्यों होते हैं, नहीं, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। और डॉक्टर सत्यपाल किचलू वहां क्यों गए थे, रावले के विरोध में गए थे, तब इनको गिरफ्तार करते, उनके विरोध में लोग वहां इकट्ठा हुए थे। बात समझ गए ना, स्टेप बाय स्टेप याद करना उसमें। इसके बाद जब गोली चल गई, उसके बाद भारतीयों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो एक कमीशन बनता है, संपूर्ण भारत में प्रदर्शन लिखो। उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण भारत में लिखो, संपूर्ण भारत में प्रदर्शन, संपूर्ण भारत में प्रदर्शन चल रहा था। और संपूर्ण भारत में जब प्रदर्शन चल रहा था, यहाँ पे जब उसके लिए क्या होती है, एक जांच कमेटी बनती है। उस जांच कमेटी का नाम क्या है बताओ, हंटर कमीशन। क्या बनता है, उस जांच कमेटी का नाम क्या है, हंटर कमीशन। जब ये कांड हो गया तो भारतीयों का अंदर क्या था, आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश के तहत विरोध कर ही रहे थे कि बताओ इतना बड़ा कांड कर दिए हो, सब लोग नाराज हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सब लोग नाराज हो गए, भाई इतना बड़ा कांड हमारे देश में कर दिए हो। तो एक जांच बैठाते, कौन, अंग्रेज लोग। उस जांच कमेटी का नाम क्या था, हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन था, इसको जानना पड़ेगा, कौन कमीशन था, हंटर कमीशन, जांच के लिए बैठता है। इसी हंटर कमीशन के तहत क्या होता है, जांच होती है, जांच में कौन दोषी पाया गया, डायर। फिर डायर को इस्तीफा मांगते हैं, वो इस्तीफा देता है, उसके बाद उसको अपने देश भेज देते हैं। बात समझ गए ना, इतना आराम से इस्तीफा नहीं दिया था, पहले जांच बैठी, फिर हंटर कमीशन जांच आई, जांच किया हंटर कमीशन, तो इस्तीफा दिए थे वो लोग। इसी में लिखो कुछ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। देखो गुस्सा गए थे भाई, लिखो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड, 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 रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड, नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कब त्यागी थी, लिखो 30 मई 1919, लिखो 30 मई, अगर पूछेगा डेट लिख लीजिए, 30 मई 1919, ये डेट है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, नाइटहुड की उपाधि त्याग। अब नाइटहुड क्या बताओ, इंग्लैंड का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जैसे इसमें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है बताओ, भारत रत्न, उसी प्रकार इंग्लैंड में सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था नाइटहुड। तो अच्छा काम कर रहे थे तो इंग्लैंड में इनको सम्मानित किया गया था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर। कहें ले जाओ तुम्हारे पुरस्कार, हमको पुरस्कार दिए, कोई मतलब नहीं, हमारे लोग को मार ही रहे हो, इतने बड़े बड़े नरसंहार कर रहे हो जलिया बाग जैसा, तुम्हारे पुरस्कार का हम क्या करते हैं, तुम्हारी उपाधि को क्या त्याग दिए, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पुरस्कार। बात समझ गए ना। इसी के विरोध में, इसी के विरोध में शंकर नायर एक नाम मिलता है, लिखिए, इसी के विरोध में एक नाम मिलता है शंकर नायर। ये क्या करते हैं बताओ, शंकर नायर लिखो, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। वायसराय लिखो, वायसराय, वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देते हैं, से इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, लिखो, से इस्तीफा दे देते हैं, लिख लीजिए, से इस्तीफा दे देते हैं। जितना लिखाते हैं भाई इतना याद भी रखा करो तुम लोग, इस्तीफा दे देते हैं। इसी में एक नाम आता है CF एंड्रूज, इनको दीनबंधु बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इसी में लिखो, एक नाम आता है इसी में लिखो CF एंड्रूज, CF एंड्रूज एक नाम आता है, CF एंड्रूज नाम आता है। इनको बोलते हैं देशबंधु, दीनबंधु, इनको कहा जाता है दीनबंधु, दीनबंधु। ये क्या किए थे बताओ, लिखो, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, ये कहे जानबूझकर की गई, इसको जलियाबाग को जानबूझकर की गई हत्या,
की गई हत्या बता दिए। कौन बता दिया बताओ? ये CF एंड्रूज दीनबंधु के नाम से इनको जानते थे लोग। ये कहे कि जलियांवाला को क्या बताए? जानबूझकर की गई हत्या। सही बात है नहीं? बताओ, जानबूझकर की गई थी ना। ये कहे जलियांवाला ऐसे नहीं हुआ है, गलती से जानबूझकर की गई हत्या है जलियांवाला। ये बताए कौन बताया? तो पूछेगा कौन आदमी कहे जलियांवाला को बताया था जानबूझकर की गई हत्या है, क्या बताओगे? CF एंड्रूज, इनको दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा इसी में देशबंधु किसको बोलते थे? CR दास का नाम सुने हो? हैं? CR दास, चित्तरंजन दास, इनको बोलते थे देशबंधु। लिख लीजिए, तभी पूछेगा देशबंधु किसको बोलते थे? CR दास को बोलते थे। लिख लीजिए बगल में, इनको दीनबंधु, इनको देशबंधु। CR दास मतलब चित्तरंजन दास को बोलते थे। इसी में एक नाम आता है मांटेग्यू। आप सुनेंगे मांटेग्यू, जेम्स लिखो मांटेग्यू। एक नाम आता है मांटेग्यू, लिखिए। भारत के राज सचिव थे ये। मांटेग्यू कौन थे? भारत के राज सचिव थे। भारत के राज सचिव थे। ये क्या बताए इसको? लिखो, यह एक विचारक हत्या है। लिखो, यह एक निवारक हत्या है। यह एक निवारक हत्या है। यह एक निवारक हत्या है। बस इतना पढ़ाते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ है इसी क्लास कल लगाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है डाउट किसी को जलियांवाला हत्याकांड में? बताइए, नहीं डाउट है ना? तो इसके बाद जो क्लास होगी वो कल लगाएंगे। अगली क्लास कल होगी, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।